हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में ये कलचुरी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये कलचुरी वंश का भाग 4 है। देखिए, हम लोग कलचुरी वंश के जो शासक हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कलिंगराज, कमलराज, रत्नसेन प्रथम या रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम। इसके बाद आते हैं रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय, फिर जगतदेव, रत्नदेव तृतीय। इतना तक हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग रत्नदेव तृतीय के जो पुत्र हैं प्रतापमल्ल, उसके बाद आते हैं शासक, जिसमें अंधकार युग आता है। बाबू रेवाराम के अनुसार इसमें कुल 9 शासक मिलते हैं। कौन कौन से? जय सिंह, धर्म सिंह, जगन्नाथ सिंह, वीर सिंह, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। जय, धर्म, जगन्नाथ, वीर, कमर, शंकर, मोहन, दादू, पुरुषोत्तम, ऐसा करके इस अंधकार युग के बाद आता है जो अगले शासक आते हैं वो है बहारेंद्र साय। ठीक है, बहारेंद्र साय के बाद कल्याण साय, कल्याण साय के बाद याद रखिएगा कुल 6 शासक आपको मिलते हैं। और वो 6 शासक कौन से हैं? लक्ष्मण साय, शंकर साय द्वितीय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय और रणजीत साय। रणजीत साय के कुल 4 पुत्र होते हैं, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम रहता है तखत सिंह। तखत सिंह के बाद उनके पुत्र राज सिंह राजा बनते हैं, फिर सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। यहाँ स्टोरी जो है वो इसके बाद वाली क्लास में हम लोग इनकी स्टोरी जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो आपका कल्याण साय है या आप बोल सकते हैं रणजीत साय तक, यहाँ तक कवर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने देखा है ये पार्ट 2 में था, कलचुरी वंश के पार्ट 2 में, जिसमें कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम। ठीक है, इनके बारे में जानना है। अगर आपने नहीं देखा हो तो ये वाला वीडियो देखेगा। इसके बाद अगला जो शासक था रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय, जगतदेव और रत्नदेव तृतीय, इसके लिए ये वाला वीडियो है। आज की जो हमारी क्लास है, जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली प्रतापमल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रतापमल याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय की 2 रानियां थी, रल्हा और पद्मा। तो उसमें से पद्मा के पुत्र होते हैं। ठीक है, प्रतापमल के बाद अंधकार युग आता है। लगभग 250 से 300 वर्षों के का अंधकार युग रहता है, जिसमें हमको कलचुरी वंश का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। अंधकार युग के बाद अगला आते हैं हमारे शासक बहारेंद्र साय। बहार साय या बहारेंद्र साय कहा जाता है। ठीक है, ये वो शासक हैं जो अपनी राजधानी परिवर्तन करेंगे। कुल कलचुरियों की 3 राजधानी हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं तुम्माड़, दूसरा पढ़ते हैं रतनपुर और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? कोसगई या कोसंगा। ठीक है, तो ये कोसंगा या कोसगई जो राजधानी है ये परिवर्तित करेंगे कौन? बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय के बाद अगले इनके पुत्र होते हैं कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय के बाद अगले शासक हमारे बनते हैं लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बाद भी और 5 शासक बनेंगे, उसके बारे में भी आज के क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे शासक प्रतापमल्ल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रतापमल्ल कौन थे? तो याद रखिएगा जो कलचुरी वंश के शासक हैं कौन? रत्नदेव तृतीय, उनके पुत्र थे। इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक था? तो 1198 ईस्वी से 1222 ईस्वी के बीच था। 1198 से 1222 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था? तो रत्नदेव तृतीय था। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में देखे थे, जिनके मंत्री गंगाधर राव थे। तो रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नी थी। एक का नाम था रल्हा और दूसरा का नाम था पद्मा। मैं आपको पहले ही बताया था, बड़ी पत्नी का नाम क्या था? रल्हा, और छोटी पत्नी का नाम पद्मा। तो रल्हा जो थी इनका कोई संतान नहीं था। पद्मा की संतान हुई, उनका नाम रखा गया प्रतापमल्ल। याद रखिएगा, पद्मा की संतान का नाम क्या रखा गया? प्रतापमल्ल रखा गया। ठीक है, अब ये जो प्रतापमल्ल है इनकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इनके कुल हमको 5 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। कितने ताम्रपत्र? 5 ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों से इनकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब वो 5 कहां से हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक मिला है पिंडरा से। ठीक है, इसको हम लोग स्लाइड में भी देखेंगे। एक ताम्रपत्र पिंडरा से, दूसरा ताम्रपत्र मिला है कोनारी से। और ये सारे ताम्रपत्रों में याद रखिएगा जो एक चीज कॉमन है वो है त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत। अब आपको बता दूं त्रैकुटक संवत कौन सा संवत है? वो संवत जो कलचुरी शासक यूज करते थे, इसी को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पिंडरा से मिला है, कोलारी से मिला है, इसके अलावा पौनी से, पौनी का ताम्रपत्र, और 2 ताम्रपत्र जो हैं याद रखिएगा, 3 ये हो गए, 2 ताम्रपत्र बिलाईगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है उसका बिलाईगढ़ है ये। ठीक है, तो बिलाईगढ़ से 2 ताम्रपत्र, एक ताम्रपत्र पिंडरा से, एक कोनारी से, एक पौनी से। ये चीज क्लियर है? तो इन सब से हमको जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो पहली जानकारी मिलती है इनके सामंतों के बारे में। इनके सामंत कौन कौन थे? तो इनके 2 सामंत का नाम मिलता है। 2 सामंत। ठीक है, दोनों का नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक का नाम है यशोराज
अर्थात यशराज, और यश को छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, जस। ठीक है, तो दूसरा का नाम क्या है, जसराज। यशोराज और जसराज इनके क्या थे, सामंत थे। अब जो प्रताप मल्ल हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो प्रताप मल्ल हैं इन्होंने अपने पूर्वजों की भांति सिक्के जारी करवाए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सिक्के कैसे थे, तो इनके सिक्के थोड़े यूनिक हुआ करते थे। जैसे एक तो सोने के सिक्के चलाएंगे जो नॉर्मली इनके पूर्वज चलाते आ रहे हैं, दूसरा तांबे के सिक्के, वो भी इनके पूर्वज चला चुके हैं, बट इनके तांबे के सिक्के गोल होने के साथ साथ षटकोणीय भी थे। षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल, कुछ इस प्रकार का ऐसा सिक्का इन लोगों ने चलाया, षटकोणीय सिक्का। अब इस सिक्कों की खास बात क्या थी, तो इन सिक्कों में याद रखिएगा जितने भी सिक्के थे इन सिक्कों में सिंह के साथ क्या रहता था, तलवार या कटार, ये छपा होता था सिक्कों में। वो सिक्के होते थे किसके, प्रताप मल्ल के। कहां कहां से सिक्के मिले हैं, तो बेसिकली आपको दो जगह से सिक्के मिले हैं। एक है पचराही, पचराही से याद रखिएगा 2 सोने के सिक्के मिले हैं, पचराही से 2 सोने के सिक्के। ठीक है, पचराही के अलावा और कहां से सिक्का मिला है, तो जांजगीर में ही एक जगह है आपका बालपुर, बालपुर से इनके 12 तांबे के सिक्के मिले हैं, 12 तांबे के। तो इस प्रकार से इनके कुल 14 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 क्या हैं आपके सोने के सिक्के हैं और 12 तांबे के सिक्के हैं, और वो तांबे के सिक्के गोल भी हैं और षटकोणीय भी हैं। ठीक, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, ये अपने ताम्रपत्रों में एक चीज जो कॉमन है वो है कलचुरी संवत यूज करते थे, अर्थात त्रैकुटक संवत। ये याद रखिएगा, कलचुरियों का संवत क्या कहलाता है, त्रैकुटक संवत। और ये प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो आप क्रम से देखते आइए ताकि चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो त्रैकुटक संवत के बारे में एक चीज और कि त्रैकुटक संवत यूज करने वाले ये अंतिम शासक हैं, अपने अभिलेखों में यूज करने वाले अंतिम शासक। इसके बाद बाकी शासक जो है वो त्रैकुटक संवत यूज नहीं करेंगे, अंधकार में काल आ जाएगा। उसके बाद जब शासकों के बारे में पता चलता है, बहारेंद्र शाह के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो वो त्रैकुटक संवत को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये अंतिम शासक हो गए त्रैकुटक संवत यूज करने वाले। इनके बाद इनके जो परिवर्ती शासक होते हैं थोड़े से कमजोर होते हैं। ठीक है, इसलिए लगभग 250 से 300 वर्ष का हमको इतिहास के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 250 से 300 वर्षों का साक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात कोई भी ना तो ताम्रपत्र मिलता है, ना शिलालेख मिलते हैं, ना अभिलेख मिलता है, ना ही कुछ निर्माण कार्य हुए रहते हैं, ना ही जीर्णोद्धार होता है जिससे हमको पता चले कि इस शासनकाल में फलना राजा शासक थे। ठीक है, इसलिए ये जो काल होता है इसको कहा जाता है अंधकार युग या डार्क एज। तो प्रताप मल्ल के बाद आता है क्या, डार्क एज या अंधकार युग। ये चीज क्लियर है। चलिए अब इसी को हम लोग स्लाइड में समझते हैं, जो चीजें मैं आपको बताया। सबसे पहला चीज, ये छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय की छोटी पत्नी पद्मा के पुत्र थे। रत्नदेव तृतीय की बड़ी पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा रल्हा। रल्हा और पद्मा 2 उनकी पत्नियां थी, उसमें से छोटी पत्नी पद्मा के ये क्या थे, पुत्र थे, जिनका नाम रखा गया प्रताप मल्ल। अब इनकी जानकारी जो है इनके द्वारा जारी ताम्रपत्रों से ही हमको मिलती है। और कितने ताम्रपत्र बेसिकली मिलते हैं, प्रमुख 5 ताम्रपत्र हैं। कौन कौन से, पहला है पेंड्राबंद ताम्रपत्र, इसमें कलचुरी संवत याद रखिएगा 965 ईस्वी, कलचुरी संवत है ये 965। और आपका जो ईस्वी संवत हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, 1222 तक था, तो 1213 में इन्होंने क्या किया था, जारी किया था पेंड्राबंद ताम्रपत्र। ठीक है, अगर बात करें कोनारी का, तो कोनारी ताम्रपत्र कलचुरी संवत 968 का है, अर्थात इससे 3 साल बाद। ये 1213 है तो ये 1216। कोनारी ताम्रपत्र के बाद बिलाईगढ़ से हमको 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें कलचुरी संवत 969 है, अर्थात 1217 ईस्वी। अंतिम जो है वो पौनी ताम्रपत्र है, इसका जो संवत है त्रैकुटक संवत या कलचुरी संवत, उसका पता अभी तक नहीं चला है, तो इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब इन जो ताम्रपत्र हमको मिले इसमें 2 सामंतों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कौन कौन से, मैं आपको पहले ही बताया था, एक है यशोराज और दूसरे हैं जसराज। 2 सामंतों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो प्रताप मल्ल के सामंतों के बारे में जानकारी प्रताप मल्ल द्वारा जारी ताम्रपत्रों से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब प्रताप मल्ल जो है ये भी अपने पूर्वजों की भांति क्या करेंगे, सिक्के जारी करेंगे। तो
कौन कौन से सिक्के, वो चीज ध्यान रखिएगा, स्वर्ण और तांबे के सिक्के इन्होंने जारी करवाए। दो जो सोने के सिक्के हैं वो पचराही पुरातत्व उत्खनन से प्राप्त हुआ है, पचराही, ठीक है, पचराही से प्राप्त हुआ है क्या, दो सोने का सिक्का। और इस सिक्के में याद रखिएगा इस प्रकार से आपके शेर और कटार का चिन्ह बना रहता था। इसके अलावा तांबे के गोल एवं षटकोणीय सिक्के भी इन्होंने जारी किए, गोल भी और षटकोणीय भी, जिन पर सिंह एवं कटार की आकृति क्या थी, अंकित थी। इसमें भी सेम। तो उनका ये मान के चलते हैं कि सिंह और कटार की आकृति वाला जो भी आपको सिक्का दिखता है वो सारे सिक्के किसके होंगे, प्रताप मल्ल के होंगे, जिनका शासनकाल 1198 से लेकर 1222 ईस्वी के बीच था। अब इसमें से दो सोने के सिक्के हमको पता चल गया पचराही से मिले हैं। तो ये तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं, तो 12 तांबे के सिक्के बालपुर से प्राप्त हुए हैं। और यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो क्षेत्र था वो किसके अधीन रहा होगा, प्रताप मल्ल के अधीन रहा होगा। यहां तक क्लियर है। देखिए प्रताप मल्ल जो है ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंतिम बार त्रैकुटक संवत का प्रयोग अपने ताम्रपत्रों में किया, अभिलेखित करवाया। तो ये कलचुरी संवत, जिसको त्रैकुटक संवत भी कहा जाता था, उसका प्रयोग करने वाले अंतिम कलचुरी शासक हैं। इसके बाद के जो भी शासक आएंगे वो नॉर्मल आपका जो ईस्वी चल रहा है उसी का प्रयोग करेंगे अभिलेखों में, ना कि त्रैकुटक संवत का, ठीक है। तो इनके पश्चात योग्य नेतृत्व के अभाव में कलचुरी साम्राज्य का अवसान आरंभ हुआ और प्रताप मल्ल के बाद लगभग 250 वर्षों से 275 वर्षों या 300 वर्षों के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है, अंधकार युग या फिर डार्क एज। इस समय हमको कोई भी अभिलेख नहीं मिलता, कोई भी ताम्रपत्र नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलते, उसके कारण हम लोग ये वाला जो काल है इसको कलचुरी वंश का डार्क एज या अंधकार युग कहते हैं। ये चीजें क्लियर हैं क्या? चलिए, तो ये थे हमारे प्रताप मल्ल के बारे में। अगले हम देखते हैं जो हमारा अंधकार युग है या डार्क एज है वो क्या होता है। बेसिकली अंधकार युग क्या होगा, तो प्रताप मल्ल और बहारेंद्र शाह के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, किसी शासक के साक्ष्य नहीं है, हमको कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, तो अंधेरे में है। और इस अंधेरे में रहने वाला जो जानकारी है इसको हम लोग क्या बोल दिए, अंधकार युग। अब अंधकार युग को पढ़ा क्यों जाता है जब जानकारी ही नहीं है? तो हमारे मराठा कालीन एक लेखक आ जाएंगे, कौन, मराठा कालीन रतनपुर के एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है बाबू रेवाराम, जिन्होंने लिखा है तारीखे है वंशी। है वंशी याद होगा, कलचुरियों का ही था, ठीक है, उनको ही कहा जाता था है वंशी। तो तारीखे है वंशी में बाबू रेवाराम ने ये बताया कि अंधकार युग में ऐसा नहीं है कि 250-300 तक जानकारी नहीं मिलता, जानकारी मिलता है। और इनके अनुसार इन 250 से 300 वर्षों के बीच 9 शासकों ने क्या किया, रतनपुर पर शासन किया। ये कौन कहते हैं, बाबू रेवाराम कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं उन 9 शासकों के आपको नाम बता दूं, पहले देख चुके हैं, इसको देखिए ऐसे याद रखिएगा, जय धर्म, ठीक है, जय धर्म जगन्नाथ, जय धर्म जगन्नाथ वीर, ऐसे करके आप रटिएगा। जैसे मैं आपको के आरपीजे वाला बताया था, जय धर्म जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू, जय धर्म जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू, और उसके बाद अंतिम रख दीजिएगा पुरुषोत्तम। जय धर्म जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू, पुरुषोत्तम, ऐसा ही क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि क्रम पूछ लिया था। अभी प्रीवियस पीएससी में आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन पूछा गया था रायपुर के लहुरी शाखा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसी बन जाते हैं बीच वाले क्वेश्चन, जय धर्म जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू। अब इसमें किसका नाम में सिंह लगेगा, किसके नाम में साय लगेगा? तो देखिए इनका नाम है जय सिंह, इनका नाम है धर्म सिंह, फिर जगन्नाथ सिंह, और उसके बाद शासक बनेंगे वीर सिंह। ये 4 सिंह वाले हो गए। इसके बाद कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। अब इस पुरुषोत्तम साय के जो पुत्र होंगे वो होंगे बहारेंद्र साय। तो यहां ध्यान रखना है 4 आपको पेयर बनाने हैं जो सिंह वाले रहेंगे, जय धर्म जगन्नाथ वीर।
जय धर्म जगन्नाथ वीर कमर शंकर मोहन दादू पुरुषोत्तम, ऐसा ही क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं स्लाइड्स में ही। अंधकार युग क्या होगा, अगर इसको देखें तो प्रतापमल के बाद लगभग 250 वर्षों से 275 वर्षों तक के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग या फिर डार्क एज की संज्ञा दी जाती है। और ये डार्क एज कब से कब तक था, तो 1222 ईस्वी से, अर्थात प्रतापमल के शासन के बाद से लेकर 1480 ईस्वी तक था ये डार्क एज। ठीक है, मराठा कालीन रत्नपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम के अनुसार प्रतापमल देव के बाद कुल 9 राजाओं ने रतनपुर से आपकी जो सत्ता है वो संचालित किया, रत्नपुर या रतनपुर से सत्ता संचालित किया। और वो कौन कौन से थे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम मिलता है जय सिंह देव। जय सिंह देव याद रखिएगा, ये प्रतापमल के पुत्र होते हैं, ऐसा कौन कहते हैं, बाबू रेवाराम। जय सिंह देव के बाद अगले शासक बनते हैं धर्म सिंह देव। अब धर्म सिंह देव के बारे में क्या जानना है, तो इनके बारे में ये जानिए कि जब धर्म सिंह देव शासक बनते हैं तो इनके शासनकाल में ही मुगल बादशाहों की जो प्रभु सत्ता है वो रतनपुर राज्य में आ गया। ठीक है, अर्थात रतनपुर के बारे में मुगलों को भी पता चल गया कि यहाँ भी कोई शासन कर रहा है। चूंकि ये जंगल वाला क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, तो यहाँ मुगलों को इसके बारे में पता नहीं था। और जब आप ध्यान देंगे तो 1222 के बाद भारतीय स्तर पर भी मुगलों का साम्राज्य जो है वो फैल चुका रहता है। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में मुगल बादशाहों की प्रभु सत्ता में रतनपुर राज्य आ जाता है। अब धर्म सिंह के बाद जो है इन अगले शासक बनते हैं जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह के बारे में याद रखिएगा, इनके 2 पुत्र होते हैं। जगन्नाथ सिंह के 2 पुत्र, पहले बड़े पुत्र का नाम रहता है वीर सिंह देव और छोटे पुत्र का नाम रहता है देव सिंह देव। ठीक है, वीर सिंह और देव सिंह को याद रखिएगा। अब देखिए जो जगन्नाथ सिंह रहते हैं इनको पता है इनके अधीन जो है, आप ध्यान से याद रखिएगा, ये है आपकी शिवनाथ नदी। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़ थे, नीचे 18 गढ़ थे। और जो 2 भाई थे, इधर रतनपुर था, रतनपुर मुख्य गढ़ था, इधर खल्लारी मुख्य गढ़ था। ठीक है, जगन्नाथ सिंह के शासनकाल में। अब शिवनाथ नदी के ऊपर वाला जो एरिया था, रतनपुर वाला जो क्षेत्र था, उसको अपने बड़े पुत्र को वो सौंप देते हैं। और जो देव सिंह को है वो शिवनाथ नदी के नीचे का, अर्थात खल्लारी वाला जो क्षेत्र है उसको सौंप देते हैं अपने छोटे पुत्र को। तो यहां से क्या होता है, जगन्नाथ सिंह अपने पुत्रों के बीच में भाई बंटवारा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, देव सिंह देव अभी भी किसको रिपोर्ट करेंगे, वीर सिंह देव को। स्वतंत्र शासक नहीं है, बस ये है कि उस क्षेत्र में वो शासन कर रहे हैं, मंडल अधिपति बन रहे हैं, मान के चलिए मंडल अधिपति, ना कि शासक। हाँ, अलग बात है कि इनके जब पुत्र होंगे वो इनके अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे और यहाँ पे स्वतंत्र ये क्या करेंगे, अपनी लहुरी शाखा स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ सिंह के बाद अगले शासक हमारे बनेंगे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बारे में क्या जानना है, तो वीर सिंह देव के समय में कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी में विभक्त हो गया, अर्थात रतनपुर के कलचुरी से एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी शाखा की स्थापना हुई। जब ये शासक रहेंगे तो इनके जो भाई हैं और उनके पुत्र वो बगावत कर देंगे और टकोली देने से या कर देने से मना कर देंगे, इनकी अधीनता को अस्वीकार कर देंगे और ये रायपुर के लहुरी होंगे। ठीक है, रायपुर के लहुरी, नई शाखा लहुरी शाखा, छत्तीसगढ़ के कलचुरी की लहुरी शाखा अब स्थापित हो रही है। कहां पे, खल्लारी में। पहले खल्लारी में स्थापित होगी, बाद में वो राजधानी परिवर्तन होकर रायपुर पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग जब रायपुर के कलचुरी देखेंगे तो इसमें मैं ये कहानी और डिटेल में बताऊंगा, तो अभी इस पर नहीं जा रहा हूं। वीर सिंह देव के बाद अगले हमारे जो शासक बनते हैं वो कौन बनेंगे, कमल साय। ठीक है, कमल साय के बाद अगले शासक बनते हैं उनके पुत्र शंकर साय। शंकर साय के बाद शासक बनते हैं मोहन साय। मोहन साय का जो शासन काल रहता है ये लगभग 1445 ईस्वी के आसपास रहता है, 1445 तक। तो इनके शासन काल में ही 1440 से 41 ईस्वी में रतनपुर में महमूद खिलजी का आक्रमण किया जाता है। महमूद खिलजी कौन है, इसको अगर हम लोग देखें तो महमूद खिलजी मोहम्मद गोरी के क्या थे, एक सिपे सलारिया वजीर थे। ठीक है, ये खिलजी वंश वाले नहीं है ना। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी वाले वंश के नहीं है, ये खिलजी जरूर हैं लेकिन ये मालवा क्षेत्र के खिलजी हैं, महमूद खिलजी। ठीक है, तो इनका आक्रमण होता है रतनपुर के ऊपर और ये आक्रमण को विफल कर दिया जाता है। मोहन साय के बाद
अगले जो शासक आते हैं हमारे वो हैं दादू साय, और दादू साय के बाद आते हैं पुरुषोत्तम साय। ये बस नाम आपको जानना है। कौन कौन से? जय सिंह देव, धर्म सिंह, जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू और पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम साय के बारे में याद रखिएगा। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? बहार साय या बहारेंद्र साय। ठीक है, जिन्होंने कलचुरियों से मतलब रतनपुर की कलचुरी की सत्ता को संचालित किया। तो बहारेंद्र साय सबसे पहले जब शासक बनेंगे तब राजधानी कहां होगी, ये अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राजधानी होगी कहां? रतनपुर। ठीक, तो इस प्रकार से अंधकार युग में हम लोगों ने कुल 9 शासकों के बारे में जाना। किसके अनुसार? बाबू रेवाराम के अनुसार वो 9 शासक कौन थे? तो जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू और पुरुषोत्तम। जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू, पुरुषोत्तम, ऐसा ही याद रखिएगा। जय सिंहदेव, धर्म सिंहदेव, जगन्नाथ सिंहदेव और वीर सिंहदेव। इसके बाद आते हैं साय वाले, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। ठीक, इसमें से मोहन साय के बीच में आपको बताया था मोहन साय के शासन काल में क्या हुआ था। तो इनके शासन काल में ये जो महमूद खिलजी है, ठीक है, महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ था कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ रतनपुर में ये आक्रमण करते हैं मोहन साय के काल में, रतनपुर में 1440 से 41 ईस्वी के बीच में। अब महमूद खिलजी के बारे में थोड़ा बता दूं तो महमूद खिलजी मालवा के सुल्तान महमूद गोरी का वजीर था। उसने अपने मालिक को जहर देकर मार डाला और 1436 ईस्वी में उसकी गद्दी छीन ली। महमूद खिलजी ने 1436 से 1659 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक शासन किया और मालवा के खिलजी वंश चलाया। उसका जीवन पड़ोसी राज्यों गुजरात के सुल्तान, मेवाड़ के राणा कुंभा तथा निजाम शाह बहमनी से युद्ध करने में बीता। महमूद ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया तथा कई सुंदर इमारतें बनवाई। उसकी बनवाई गई इमारतों में राजधानी मांडू में एक निर्मित सतखंडी मीनार भी शामिल है। ठीक है, यही इनके जो मीनार है वहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। सतखंडी मीनार से भी यहाँ हमारे यहाँ फिर बादल महल का निर्माण होगा, वो भी लॉजिक आएगा आपको। ठीक है, तो ये एक आइडियल थे कौन? महमूद खिलजी, जिन्होंने मोहन साय के शासनकाल में क्या किया था? आक्रमण किया था। और बाबू रेवाराम के अनुसार जो हमारे 9 शासक हैं कौन कौन से हैं वो आपको याद हो गए होंगे। जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन दादू और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम साय के बाद इनके पुत्र कौन बनेंगे? बहारेंद्र साय अगले हमारे शासक बनेंगे। अंधकारमय युग जैसे ही खत्म होगा अंधकार युग, उसके बाद हमारे अगले शासक कौन बनेंगे? पुरुषोत्तम साय के पुत्र बहारेंद्र साय हमारे अगले शासक बनेंगे कलचुरी वंश के। अब बहारेंद्र साय के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, इनका जो शासन काल रहेगा वो 1480 ईस्वी से लेकर 1544 ईस्वी के बीच रहता है। ठीक है, बहारेंद्र साय का जो शासन काल है कब से कब तक? 1480 से लेकर 1544 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या जानना है? तो इनके पिता कौन थे? तो पहला चीज, इनके पिता जो है वो कौन थे? पुरुषोत्तम साय। पुरुषोत्तम साय इनके क्या थे? पिता थे। ठीक है, अब इनके शासनकाल में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, कलचुरी वाला जो क्षेत्र है, ये जंगली क्षेत्र है, जंगल में है। जैसे आप ध्यान देंगे कोरबा, अभी भी घने जंगल है। ठीक है, कोरबा में ही इनकी एक राजधानी थी, कौन सी? तुम्बाड़। तो रतनपुर वाला क्षेत्र, कोरबा वाला क्षेत्र, ये जंगली क्षेत्र था। और यहाँ क्या पाई जाती थी? हाथी की अधिकता होती थी। आज भी देखेंगे लेमरू हाथी अभयारण्य। ठीक है, तो हाथी की अधिकता थी। ध्यान से समझिएगा स्टोरी। इधर क्या है? मुगल आ चुके हैं, इधर पठान है गुजरात साइड। तो पठान लोग क्या करते हैं? हाथी पकड़ने के लिए आक्रमण कर देते हैं। किनके ऊपर? हाथी की अधिकता। तो ये हाथी पकड़ने के लिए पठानों का क्या होता है? इनके ऊपर आक्रमण होता है, पठानों का आक्रमण। अब पठान हाथी लेने आते हैं, आक्रमण हाथी लेने के लिए ही किए रहते हैं। लेकिन देखते हैं कि यहाँ की जो प्रजा है वो संपन्न है, यहाँ जो क्षेत्र है वो समृद्ध है। तो वो लोग क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं, अर्थात यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाना, लूटपाट करना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये चीज देखते हैं कौन? बहारेंद्र साय। अभी याद रखिएगा ये कहाँ है? रतनपुर में है। शासक कहाँ से बने हैं? रतनपुर में। बहारेंद्र साय ये चीज देखते हैं कि आक्रमण हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। एक काम करते हैं, लूटपाट ये लोग कहाँ कर रहे हैं? कोषागार में कर रहे हैं, जो ट्रेजरी रहता है। तो एक काम करते हैं, हम राजधानी बदल देते हैं, राजधानी चेंज। ठीक है, और राजधानी कहाँ चेंज करेंगे भाई? जंगल ले चलते हैं, एकदम घनघोर जंगल। और कौन सा जंगल? कहां? कोरबा का कोसगई, या उस समय इसको कोसंगागढ़ कहा जाता था। कोसगई या फिर कोसंगागढ़। ठीक है, तो कोसंगागढ़ में एक क्या बनाएंगे? किला बनाएंगे। ठीक, किलेबंदी करेंगे। और उसमें चूंकि राजधानी परिवर्तन होता है, तो पहली भी मैं आपको बताया हूं
एक मंदिर का निर्माण करेंगे। और कौन सा मंदिर? कोसगई माता का मंदिर। जब भी आपका क्या होगा, राजधानी परिवर्तन होगा तो मंदिर बनेगा। और क्या बनेगा? कोषागार को वहां बनवाएंगे, क्योंकि पैसा वहां सेव करना है हमको। ठीक है, कोषागार, कोष जो रहता है राजकोष, वो उसमें जमा होता है, तो कोसगई या कोसंगागढ़ में ही मंदिर बनवाएंगे, कोषागार बनाएंगे। इसके अलावा ये देखते हैं राजा जी की यहाँ कोसगई में इस टाइप का थोड़ा वो नहीं है, तो थोड़ा कोसगई से पहले एक जगह आता है चैतुरगढ़। ठीक है, चैतुरगढ़, यहां पे किला बनवा देंगे, राजा जी खुद रहेंगे इस किले में। चैतुरगढ़ आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ का किला किसने बनवाया? तो बहारेंद्र शाह ने बनवाया। अब इसमें देखिए, ये चैतुरगढ़ का किला जो है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ये जान सकते हैं कि जो अंग्रेज अधीक्षक एक इतिहासकार थे मिस्टर वैगलर, उन्होंने चैतुरगढ़ के किले को देखा, खोजा, और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह छत्तीसगढ़ का क्या है? अभेद्य किला है, इसको भेदा नहीं जा सकता। अभेद्य किला मतलब उतना बहुत अच्छे जगह में इसका लोकेशन था कि इसको कोई भी भेद नहीं सकता, उतने अच्छे जगह में डिसाइड किया गया था चैतुरगढ़ किला बनाना। ये चीजें क्लियर है क्या? तो राजधानी परिवर्तन करा लिया इन्होंने। ठीक, इसके अलावा और सारी चीजें हम लोग देखते हैं बहारेंद्र शाह के बारे में ही। तो इनकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो देखिए, पहला चीज, इनकी जो राजधानी थी, इनके काल में राजधानी दो आपको मिलेंगी। प्राथमिक राजधानी जो पहले थी वो कौन सी थी? रतनपुर। बाद में जब पठानों का आक्रमण होता है, लूटपाट चालू हो जाती है, तो ये राजधानी कहाँ ले जाते हैं? कोसगई या कोसंगा, कोसंगा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये राजधानी परिवर्तित हो जाती है कोसंगा में। अब जहां राजधानी है वहां अभिलेख मिलेंगे, तो रतनपुर से एक अभिलेख मिलता है, एक अभिलेख, और दोनों से कुछ कुछ जानकारी मिलेगी ना, याद रखिएगा। और कोसगई या कोसंगा से दो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। यह चीज क्लियर है? अब राजधानी परिवर्तन हो चुका है कोसंगा, और कहां? रतनपुर से कहां ले चले गए हैं? कोसंगा। ठीक, अब देखिए, ये जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था यहां से यहां तक, तो इनको क्या चाहिए थी? जो जनता है उनको सैन्य सुरक्षा भी चाहिए। बीच में पता चला जनता, यहाँ की जो रतनपुर की जनता है जिनको कोसंगा लेके जा रहे हैं, अगर उस बीच में पठानों का आक्रमण हो गया तो सुरक्षा तो चाहिए। तो सैन्य सुरक्षा के लिए इन्होंने बिसाई सिंह बिंझवार को बुलाया। बिसाई सिंह बिंझवार, ठीक है, ये राजा जी के बहुत खास आदमी हो गए बिसाई सिंह बिंझवार। और चूंकि राजधानी परिवर्तन के समय लोगों को ये सैन्य सुरक्षा दे रहे थे, सैन्य सहायता दे रहे थे, तो जब ये चीज हो चुका तो उसके बाद 1490 में, लगभग 1490 के आसपास, बिसाई सिंह बिंझवार को इन्होंने क्या किया? सोना खान की जमींदारी दे दी। सोना खान की जमींदारी, वो भी गिफ्ट में, मतलब यहां से टैक्स नहीं देना है इनको। ठीक है, किसको? बिसाई सिंह बिंझवार। ये बिसाई सिंह बिंझवार वही हैं जिनके वंशज बाद में आएंगे वीर नारायण सिंह, सोना खान विद्रोह वाले। तो वो आपके आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे वीर नारायण सिंह। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि वीर नारायण सिंह का जो सोना खान की जमींदारी है उनके पूर्वजों को कैसे मिला। तो वीर नारायण सिंह के जो पूर्वज थे बिसाई सिंह बिंझवार, उनको सैन्य सुरक्षा या सैन्य सहयोग के बदले ही सोना खान की जमींदारी क्या है? पुरस्कार स्वरूप दिया गया था। किसके द्वारा? बहारेंद्र शाह के द्वारा। ये चीज क्लियर है? अब इसके अलावा इनकी जो कोसगई है, यहां से जो अभिलेख मिले हैं, इसमें बहारेंद्र शाह ने अपने पूर्ववर्ती 5 शासकों का भी उल्लेख किया है। और ये 5 शासक बाबू रेवाराम के शासकों से नाम मेल नहीं खाता। जैसे सिंघन, डंगीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नसेन, इस टाइप के शासकों का नाम मिलता है, जो कि आपके बाबू रेवाराम के नाम से मैच नहीं करता। हाँ, कोसगई या कोसंगा में एक और चीज मिला है, और वो क्या है? अभिलेख में ही पता चलता है इनके मंत्री का। इनके मंत्री का नाम मंत्री का नाम था माधव। और जो किलेदार थे, किलेदार अर्थात किले की सुरक्षा करने वाले किलेदार, उनका नाम था घाटम देव। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, घाटम देव। ये जो घाटम देव हैं, ये आपके कोसगई या कोसंगा वाले किले की किलेदार थे। तो इनको किलेदार नियुक्त किया गया था। इसका उल्लेख भी हमको मिलता है कोसगई या कोसंगा के अभिलेखों से। ठीक है,
तो इस प्रकार से इन्होंने ये सारे काम किए हैं। निर्माण कार्य क्या किया है तो आपको मैं पहले ही बताया, कोसगई माता का मंदिर बनवाया है। इसके अलावा क्या किया है तो कोसंगा या कोसगई में कोषागार का निर्माण करा है। अब रतनपुर में भी थे तो रतनपुर में महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार, याद रखिएगा ये जीर्णोद्धार है। सभागृह का क्या जीर्णोद्धार कराया है। कहां का? महामाया मंदिर, रतनपुर। ठीक, तो इस प्रकार से इनका जो शासनकाल था वो चला और इनके बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम लोग अब स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं। पहला चीज, ये किनके पुत्र थे तो याद रखिएगा ये पुरुषोत्तम साय के पुत्र थे। अब इनका जो शासनकाल है 1480 से लेकर 1544 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल के दौरान हाथी पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ। किनका आक्रमण हुआ? पठानों का। और साथ ही आक्रांताओं और शत्रुओं की लूटपाट बहुत बढ़ गई थी। इस कारण रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई के क्षेत्र से समस्त राजकोष को ले गए और वहीं से शासन करने लगे। अर्थात क्योंकि राजा राजकोष भी लेके चले गए हैं, शासन भी वहीं से कर रहे हैं, इसलिए इन कारणों से बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया और कोषागार की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब मैं आपको यहां ये चीज क्लियर कर दूं कि रतनपुर से छुरी कोसगई राजधानी कौन लेके गए? बहारेंद्र शाह। और छुरी कोसगई से वापस रतनपुर भी कौन लेके आएंगे? बहारेंद्र शाह ही लेके आएंगे। याद रखिएगा, इसके बाद के शासक छुरी कोसगई में शासन नहीं करते, यही करेंगे और वापस ले आएंगे फिर से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, छुरी कोसगई में सिर्फ और सिर्फ बहारेंद्र शाह ही शासन करेंगे। इनकी जानकारी इनके द्वारा जारी जो प्रमुख 3 अभिलेख हैं उनसे प्राप्त होती है। 3 अभिलेख कौन कौन से? तो पहला होता है आपका जो अभिलेख मिला है वो पहली राजधानी अर्थात रतनपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक, और दूसरा जो है वो कोसगई से 2 अभिलेख, कुल 3 मिले हैं। रतनपुर से 1 अभिलेख और कोसंगा या कोसगई से 2 अभिलेख। जब राजधानी रतनपुर थी तो वहां से 1 अभिलेख जारी किया गया था। अब जब राजधानी कोसंगा हुई या कोसगई हुई वहां से 2 अभिलेख जारी किए गए थे। तो इस प्रकार से इनके 3 अभिलेखों से इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्लियर है? इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 1490 ईस्वी में बिसई सिंह बिंजवार को सैन्य सहयोग के बदले सोना खान की जमींदारी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। स्टोरी में आपको बता चुका हूं। ठीक है, कोसगई से प्राप्त अभिलेख से पूर्ववर्ती शासकों का नाम मिलता है और कुल 5 शासकों का नाम मिलता है। कोसगई में 2 अभिलेख मिले थे जिसमें से 1 अभिलेख में पूर्ववर्ती शासकों का नाम मिलता है। कौन कौन से शासक? तो पहला नाम है सिंघन, ठीक है, दूसरा है डंधीर, तीसरा नाम मिलता है मदन ब्रह्म, चौथा है रामचंद्र और 5वां नाम मिलता है रत्नसेन। तो कुल इन 5 शासकों के बारे में, इनके पूर्ववर्ती शासकों के बारे में बहारेंद्र शाह बतलाते हैं। अगर बात करें कोसगई से अभिलेख जो मिला है तो उसमें और क्या मिलता है पता चलता है तो इनके मंत्री के बारे में पता चलता है। इनके मंत्री का नाम माधव रहता है और किलेदार जो रहते हैं वो रहते हैं घाटम मदेव। ठीक है, माधव और घाटम मदेव बहारेंद्र शाह के दरबार में काम करते थे। मंत्री थे माधव और किलेदार कौन थे? घाटम मदेव। ठीक, इसके अलावा जो रतनपुर में अभिलेख मिला है, रतनपुर से प्राप्त अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि 1495 ईस्वी में बहारेंद्र शाह ने महामाया मंदिर के सभागृह का क्या कराया? जीर्णोद्धार। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका सभागृह। इस सभागृह का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। और साथ ही रतनपुर का जो प्रसिद्ध बहरैया तालाब है उसको भी खुदवाया था। किसने? बहारेंद्र शाह ने। बहरैया तालाब से ही आप इसको याद रख लीजिएगा, बहारेंद्र शाह बहरैया तालाब। ठीक है, बहारेंद्र शाह का ही तालाब था, बहरैया तालाब कहा जाता है, इसलिए इसको बहारेंद्र शाह ने इसको खुदवाया था। और महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार, ये दिमाग में रखिएगा, सभागृह का जीर्णोद्धार कराया, ना कि महामाया मंदिर का। क्लियर है? अब देखिए रतनपुर से ये चले गए कहां? कोसगई। तो कोसगई में क्या करेंगे? निर्माण कार्य की अगर हम लोग बात करें तो कोसगई में किले के अधिपति घाटम मदेव को नियुक्त किया तथा बाद में जब रतनपुर राजधानी वापस लाया तो वह किला घाटम देव को ही क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। एक किला बनवाया गया था कहां पे? कोसगई में। ठीक है, इस प्रकार से ये जो किला है आज भी आप देखेंगे यहाँ जो सीढ़ी है इस प्रकार से ये जाया जाता है। कोसगईगढ़ भी कहा जाता है या कोसंगा या फिर छुरी कोसगई। और ये मान के चलते हैं हमारे कौन थे? घाटम मदेव थे, जिनको ये किला बाद में प्रदान कर देते हैं उपहार स्वरूप ताकि वो देख रेख करें। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, नई राजधानी कोसंगा या छुरी कोसगई। ठीक है, वहां कोसगई माता का मंदिर का स्थापना किया। ये अभी आप देखेंगे तो बहुत हाइट में है, अगर कोरबा वाले होंगे तो उनको पता होगा कोसगई माता का मंदिर ऊंचाई में स्थित है कोसंगा में। ठीक है,
ये है आपकी कुसगई माता। इनके मंदिर का जो स्थापना है वो किसके द्वारा कराया गया था? बहारेंद्र शाह के द्वारा अपनी राजधानी कोसंगा में या कुसगई में कराया गया था। कोसंगा में जब राजधानी बना लिए, कोसंगा में आपके मंदिर निर्माण कर लिए, तो कोसंगा में एक कोषागार भी करेंगे। ठीक है, तो कोषागार की स्थापना, ट्रेजरी जो होता है, ठीक है, जहां धन जो है संपदा वो रखी जाती है, राजा का कोषागार, उसकी स्थापना भी कहाँ की गई? बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी में की। रीजन वही लूटपाट, आक्रांताओं का आक्रमण, उससे अपनी धन की रक्षा के लिए ही ये चीज किया गया था। अब इसके बाद बहारेंद्र शाह ने अपने शासनकाल में ही चैतुरगढ़ का किला जो है इसका निर्माण कराया। आपको याद होगा चैतुरगढ़ का किला पहले लाफागढ़ के नाम से जाना जाता था। आपको मैं बताया था लाफागढ़ ऑलरेडी किला बना हुआ था, जिसमें 3 द्वार आपको याद होगा, मेनका द्वार, हाथी द्वार, हुंकारा द्वार, इस टाइप का जो द्वार मिलता था। ठीक है, तो ये चैतुरगढ़ का किला में भी ये निर्माण कार्य कराएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा किला ये बनवाए हैं, किला पहले से था। पहले ये लाफागढ़ के नाम से जाना जाता था, बाद में चैतुरगढ़ कहलाया। इस चैतुरगढ़ के किले में याद रखिएगा, ये जो किला है उसमें ये निर्माण कार्य कराते हैं। कुछ इस प्रकार से अभी इस वर्तमान स्थिति है, मैं पहले जब बताया था तो नीचे से बताया था, जो द्वार वाला स्थिति बताया था, जिसमें सिंह द्वार, मेनका द्वार, हाथी द्वार, ये अलग अलग द्वार के बारे में उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो अपने ही शासन काल में ये चैतुरगढ़ किले का भी ये क्या करवाते हैं? निर्माण कार्य कराते हैं। इस प्रकार से बहारेंद्र शाह के बारे में हमको क्या क्या चीजें जो जाननी थी वो जान चुके हैं। बहारेंद्र शाह के बाद अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे इनके पुत्र कल्याण शाह। कल्याण शाह के बारे में हमको क्या क्या जानना है उसको देख लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल था वो याद रखिएगा 1544 से लेकर 1581 ईस्वी के बीच था। 1544 से 1544 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक ये बहारेंद्र शाह के पुत्र रहते हैं। अब कल्याण शाह के बारे में क्या चीजें जाननी है? तो बेसिक 2 चीजें आपको पता रहनी चाहिए। किसके समकालीन थे? समकालीन से इनका बहुत बड़ा नाता है। ठीक है, कल्याण शाह इंपॉर्टेंट हस्ती हो जाते हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। एक साक्ष्य में ये कहा जाता है कि अकबर के समकालीन थे और दूसरे साक्ष्य में कहा जाता है ये जहांगीर के समकालीन थे, अकबर के पुत्र जहांगीर। ठीक है, अब दोनों में मतभेद है। जो अकबर के समकालीन के तथ्य देते हैं वो देते हैं बाबू रेवाराम, और इसके अलावा जहांगीर वाले पक्ष में आपको ज्यादा पल्ला मिलता है। जैसे कि गोपल्ला गीत में आपको पता चलता है कि ये जहांगीर के समकालीन थे। जैसे आपको तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरनामा, इस टाइप के जो साक्ष्य हैं उससे पता चलता है कि ये जहांगीर के समकालीन थे। खैर, दोनों तथ्यों को हम लोग देखेंगे कि किनके समकालीन थे, किनके पुत्र थे। अगर पूछा जाए तो बहारेंद्र शाह के पुत्र थे। अब दोनों का स्टोरी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जब अकबर के शासन आया तब कल्याण शाह जो है ये रतनपुर में थे, रतनपुर में। ठीक, इधर क्षेत्र है क्या? मंडला। अब यहां मंडला के जो शासक थे वो राजस्व अधिकारी बोले या शासक बोले, ये अकबर के अधीन आते थे और इन्होंने इनके ऊपर टैक्स आरोपित कर दिया कल्याण शाह के ऊपर कि आप जो मुगल बादशाह अकबर है उनको टैक्स दीजिए। कल्याण शाह ने मना कर दिया। इन दोनों के बीच विवाद हो गया। जो मंडला के आपके राजस्व अधिकारी हैं वो कहां पहुंच गए? अकबर जी के पास। यहां अकबर है, मान लो मुगल बादशाह अकबर। इन्होंने कहा कि इसको पकड़ के लाओ और कल्याण शाह को फिर उसके बाद बुला लिए। 8 साल तक कहा जाता है कि 8 वर्षों तक इनको मुगल दरबार में रखा गया और टैक्सेशन पढ़ाया गया। अर्थात राजस्व का जो करारोपण कैसे किया जाता है, तो 8 वर्षों तक इन्होंने टैक्सेशन सीखा। ठीक है, राजस्व संबंधी जो प्रक्रिया रहती है उसको सीखा। उसके बाद ये फिर वापस कहाँ आ गए? रतनपुर आ गए। क्योंकि अकबर के दरबार में इन्होंने राजस्व सीखा था, तो वहां अकबर के दरबार में एक उनके अर्थशास्त्री थे, कौन? टोडरमल, जिन्होंने राजस्व संबंधी बहुत सारी व्यवस्थाओं का इजाद किया था, अलग अलग प्रणाली। जैसे टोडरमल के द्वारा ही आपकी जमाबंदी प्रणाली, ठीक है, ये लागू किया गया था। तो जो चीज मुगल यूज करते थे टैक्स वसूलने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कल्याण शाह वहां से सीख के आएंगे और कहां लागू करेंगे? रतनपुर क्षेत्र में। क्लियर है? दूसरा हमको मिलता है कि ये जहांगीर के समकालीन है। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन के साक्ष्य कौन देते हैं? तो पहला मिलता है गोपल्ला गीत।
गोपल्ला गीत या फिर देवार गीत? ठीक, गोपल्ला गीत बेसिकली वीर गोपाल के लिए है, वीर गोपाल राय। अब वीर गोपाल राय कौन है? तो ये कल्याण साय के शासन काल के समय एक योद्धा थे जो इनको छुड़ाने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उनको खुश किया, और अपने जो शासक है कल्याण साय उनको उनकी वो से क्या क्या रिहा किया, कैद से। ठीक है, कहा जाता है कि कैद में भी थे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में जानने को मिलता है। बेसिकली हमको जानना क्या है, तो ये थे कहाँ? तो ये अकबर के या फिर जहांगीर के दरबार में थे, तो दिल्ली में। जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो बतलाते हैं ये दिल्ली में थे, और कितने वर्षों तक थे? 8 वर्षों तक थे। इनके बारे में यही पढ़ा जाता है। तो चलिए स्लाइड को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल्याण साय के बारे में। ये बहारेंद्र साय के क्या थे? पुत्र थे। कल्याण साय के समकालीन 2 मुगल शासकों का उल्लेख मिलता है, अलग अलग साक्ष्य। एक कौन है? अकबर हैं, और दूसरे हैं जहांगीर। अब एक एक को देखते हैं। अकबर के बारे में तथ्य कौन प्रस्तुत करते हैं? तो बाबू रेवाराम ने अपनी रचना तारीखे हयवंशी में कल्याण साय का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य राजस्व संबंधी विवाद हो गया, जिसके कारण तत्कालीन मुगल शासक या मुगल बादशाह अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और 8 वर्षों तक अपने दरबार में रखकर राजस्व संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराया। तत्पश्चात उन्हें रत्नपुर क्षेत्र वापस भेज दिया, किंतु यह किस प्रमाण के आधार पर लिखा गया है यह कहा नहीं जा सकता। रत्नपुर क्षेत्र ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मुगल काल में इसी नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण में हम लोग भविष्य में जब सीजी जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी मैं बताऊंगा कि जब मुगल काल होगा तो छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला जो हमको मिलता है जहांगीर के परिप्रेक्ष्य से, तो जहांगीर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी भी कहा जाता है। उसके अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। इस आत्मकथा में विवरण जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार है। शनिवार तारीख 25 खुरदाह। खुरदाह का मतलब ये आपका उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है सामान्य दिन। सामान्य दिन। तो शनिवार 25 तारीख थी, सामान्य दिन था। उस दिन मेरा पुत्र परवेज, परवेज अर्थात आपके किनका पुत्र है? जहांगीर का पुत्र, इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 200 मुहरें और 2000 रुपए का नजराना पेश किया और एक हीरा भेंट किया। वह रत्नपुर क्षेत्र के राजा कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया था। ये कौन कहते हैं? ये जहांगीर कहते हैं अपनी आत्मकथा में। खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुके जहांगीरी, उसमें ये लिखते हैं। ठीक है, तो रतनपुर क्षेत्र के राजा कौन? कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया। ये कौन कह रहे हैं? जहांगीर कह रहे हैं। पुत्र का नाम याद रखिएगा, कभी डिटेल में पूछा तो उनके पुत्र कौन लेके गए थे? परवेज लेके गए थे। ठीक है, तुजू के जहांगीरी के अनुवाद जो हुआ है जहांगीर नामा, उसके अनुसार जहांगीर के पुत्र परवेज ने कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजी और कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया, जो रतनपुर का क्या था? जमींदार था। जहांगीर नामा में कल्याण साय को राजा नहीं बल्कि रतनपुर का जमींदार बतलाया गया है। ठीक है, वहीं कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया। चूंकि ये क्षेत्र हाथियों की बाहुल्य था, और 80 हाथी क्यों दिए? ताकि वो सेना में काम आ सके, और साथ ही 1 लाख रुपए जो नजराना है, भेंट है, वो प्रदान किया किसने? जहांगीर को, कल्याण साय ने। ये चीजें क्लियर हैं क्या? तो इस प्रकार से हमको 2 साक्ष्य मिल गए। एक मिला कि जो तारीखे हयवंशी में उसमें अकबर के समकालीन थे। तुजू के जहांगीरी या जहांगीर नामा में हमको पता चला कि ये जहांगीर के समकालीन थे। अब जहांगीर के समकालीन होने के अन्य साक्ष्य भी देखें तो छत्तीसगढ़ में एक गीत प्रचलित है, गोपल्ला गीत, जिसको दीवार गीत के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय में हुआ था, ऐसा बतलाया गया है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए। बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए। धूनी बैठे बादशाह अर्थात बादशाह, जेकर बेटा शाहजहां है, जिनका जो पुत्र है वो शाहजहां है। और वो किनके पुत्र शाहजहां? तो जहांगीर के पुत्र का नाम ही शाहजहां था। ठीक है, तो बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धूनी बैठे बादशाह, जेकर बेटा शाहजहां है।
इस प्रकार से हमको कल्याण साय और आपके जो मुगल बादशाह जहांगीर हैं उनका उल्लेख मिलता है कि उनके शासन काल में क्या हुए थे, कल्याण साय दिल्ली गए हुए थे। इसके अलावा एक इतिहासकार का नाम मिलता है शिवदत्त शास्त्री। ठीक है, उन्होंने एक रचना लिखी थी जो अप्रकाशित थी, मतलब पब्लिकेशन नहीं हुआ, बुक नहीं बना। उस रचना का नाम था इतिहास समुच्चय। ठीक है, तो इतिहासकार शिवदत्त शास्त्री के अप्रकाशित लेख इतिहास समुच्चय के अनुसार गोपाल राय, जो गोपल्ला वीर कहलाता था, राजा कल्याण साय को जहांगीर बादशाह के दरबार की हाजिरी से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली गया और वहां उसे अपनी पहलवानी के करतब दिखाकर अपने राजा को केवल वापस ही नहीं लाया, वरन टकोली भी माफ करा ली और खिल्लत आदि दिलवाकर उसको मान मर्तबा भी बढ़वाया। खिल्लत मतलब होता है पुरस्कार। ठीक है, टैक्स को माफ कराया, उल्टा वहां से पैसा भी दिलवा दिया। ये बताया गया है किसके द्वारा, शिवदत्त शास्त्री के द्वारा। गोपल्ला वीर वही है जिनके नाम से गोपल्ला गीत गाया जाता है। इनका ओरिजिनल नाम गोपाल राय था। आपको 2-3 नाम मिलते हैं, एक है बिलासपुर के नाम से बिलासाबाई केवटी, तो हम लोग उनके हस्तियों के बारे में भी भविष्य में देखेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ क्या। मुगल शासन काल के दौरान ही छत्तीसगढ़ को एक नाम मैं आपको कई बार बताया हूं, अभी भी बताया हूं, रतनपुर क्षेत्र के नाम से कहा जाता था और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है और आपके नामकरण में भी पढ़ा जाता है। छत्तीसगढ़ को मुगल काल के समय किस नाम जाना जाता था, रतनपुर क्षेत्र के नाम से। अब मुगल काल में कब ये गए थे, 8 वर्षों के लिए। कौन गए थे, तो कल्याण साय गए थे। कितने वर्षों के लिए, 8 वर्ष। जब राजा कल्याण साय दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने राज्य के राजस्व में सुधार हेतु कार्य किए। अब ये जो राजस्व में सुधार हेतु कार्य है, ये किनसे इंस्पायर होकर सीखे, तो याद होगा आपको टोडरमल। टोडरमल से ये राजस्व सुधार सीखते हैं और उसमें बेसिकली 2 चीजें लागू करते हैं। एक है जमाबंदी प्रणाली और दूसरा है राजस्व पुस्तिका। ठीक है, बही खाता जिसको हम लोग बोलते हैं, बाद में ये नाम चेंज हो जाएगा, बही खाता, राजस्व पुस्तिका। जमाबंदी प्रणाली और राजस्व पुस्तिका के जनक छत्तीसगढ़ में कौन है, तो वो कल्याण साय है। राजस्व सुधार के मामले में बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाबंदी प्रणाली की। जमाबंदी प्रणाली शुरुआत किसने की, तो इन्होंने, जो कल्याण साय है, उन्होंने रतनपुर में जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, जिसे मुगल अर्थशास्त्री टोडरमल द्वारा पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था ऑल ओवर इंडिया में मुगलों के शासन में। अब इसमें क्या होता था भाई, जमाबंदी प्रणाली में, तो इस व्यवस्था में राजस्व तथा अन्य राजकीय सूचनाओं को शामिल किया जाता था। कितना आय हो रहा है राजस्व का और बाकी कितने टैक्स लग रहे हैं, कौन कौन सा पटा रहा है, नहीं पटा रहा है, ये जमाबंदी प्रणाली थी। राजस्व सुधार की इस जमाबंदी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब कैसे जमाबंदी में गढ़ होगा उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, और यही गढ़ व्यवस्था ही कालांतर में नामकरण का आधार बनी। मैं आपको पहले ही बताया था, ऐसा करके नदी रहेगा। अभी ये गढ़ के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है, याद रखिएगा, अभी छत्तीसगढ़ का विभाजन बचा है। लेकिन नदी रखे शिवनाथ नदी, इसके ऊपर 18 गढ़ बनाए अलग अलग, नीचे में 18 गढ़, और हर गढ़ों से क्या होता था, राजस्व लिया जाता था। हर गढ़ का क्या था, अपना एक राजस्व का क्षेत्र हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था जमाबंदी प्रणाली के तहत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं राजस्व पुस्तिका की। राजस्व पुस्तिका में क्या चीज था, तो इसका महत्वपूर्ण जानकारियों का क्या था, दस्तावेज था। राजस्व पुस्तिका में कितना किसका जमीन है, किस गढ़ में कितने लोग हैं, कितने गांव हैं, कितना टैक्स मिल रहा है, वो सारी पुस्तिका जो है बही खाता, वो राजस्व पुस्तिका कहलाती थी। जिसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। अब यहाँ पे खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र क्या होता है मैं उसको बता दूं। खालसा क्षेत्र वे क्षेत्र होंगे जो शासन के या फिर शासक के अधीन होते हैं, अर्थात कल्याण साय जिस पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं वह क्षेत्र कहलाता है खालसा क्षेत्र। दूसरा होता है जमींदारी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते बल्कि अपना शासन जमींदारों के माध्यम से चलाते हैं। जैसे कि सोना खान की जमींदारी, वहां आपके कल्याण साय या बहारेंद्र साय प्रत्यक्ष शासन नहीं कर रहे थे, वहां कौन शासन करते थे, आपके बिसई सिंह बिंजवार शासन करते थे, वहां के जमींदार, वो क्षेत्र कहलाते थे जमींदारी क्षेत्र। और जिस पर राजा का प्रत्यक्ष शासन होता था वह क्षेत्र कहलाता था खालसा क्षेत्र। तो खालसा क्षेत्र अर्थात जिस पर राजा शासन करते थे, वहां से 6.5 लाख रुपए का राजस्व क्या होता था, प्राप्त होता था। राजस्व पुस्तिका में इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर है। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया।
जो मिस्टर चिस्म है, इन्होंने ही ये राजस्व पुस्तिका को पढ़ा और समझा। उसके बाद बताया कि इस पुस्तिका के आधार पर रतनपुर के 18 गढ़ थे और रायपुर के 18 गढ़ थे, अर्थात छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। टोटल कितने गढ़ थे? रतनपुर के 18 गढ़ अर्थात शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़, और रायपुर के 18 गढ़ मतलब शिवनाथ नदी के दक्षिण 18 गढ़। और यही दोनों 18 और 18 गढ़ मिलकर बाद में पता चला कि हमारे यहाँ कुल कलचुरियों के 36 गढ़ हुआ करते थे, जो बाद में नामकरण का क्या बनेगा, एक आधार बनेगा। इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये गढ़ क्या है, इनके नाम क्या क्या हैं, तो इसमें मैं वो नहीं बता रहा हूं। इसके लिए देखिए आपको एनिमेटेड वीडियो वाला एक स्लाइड अलग से बना देंगे, उसमें हम लोग जानेंगे, बाद में जानेंगे 18 गढ़ों के नाम। ठीक है, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको इसमें नहीं कवर करा रहा हूं। आशा है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। कल्याण साय के बाद अगले हमारे जो शासक बनते हैं वो है इनके पुत्र लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय का जो शासन अवधि रहता है वो 1581 से लेकर 1596 ईस्वी के बीच रहता है। लक्ष्मण साय के बारे में क्या जानना है? तो लक्ष्मण साय के बारे में ये जानना है कि इनके पिता जो राजस्व पुस्तिका लाए थे, उन्होंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा अपडेट कर दिया और उसका नाम रख दिया क्या? देशबही। ठीक है, पुस्तिका जो राजस्व पुस्तिका थी, थोड़ा सा उसको सुधार किया, राजस्व पुस्तिका का नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया नाम? देशबही। बही खाता होता है ना, बही मतलब छत्तीसगढ़ी में पागल को भी कहा जाता है, तो ये बही वाला पागल वाला बही नहीं है, बही मतलब खाता, एक आपका डायरी बोल सकते हैं, पुस्तिका ही है। देशबही इसका नाम रख दिया। और इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी नहीं मिलती। इनके बाद और लगभग 5 शासक मिलते हैं हमको, और ये कौन कहते हैं? तो ये हमको पता चलता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ का इतिहास का पुस्तक जो लिखा है, वहां से हमको प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से ही हमको पता चलता है कि इनके बाद लक्ष्मण साय के बाद कुल 5 शासक हुए। शंकर साय, त्रिभुवन साय, इस प्रकार से आपको जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय, ऐसे शासकों के नाम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। लक्ष्मण साय के बारे में सबसे पहला चीज कि ये कल्याण साय के क्या थे? पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता की भांति राज्य के राजस्व में सुधार हेतु देशबही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया। राजस्व पुस्तिका था, उसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया और एक लेखा पुस्तिका बनाया जिसका नाम क्या रखा? देशबही। अब इनके बाद ऐसा कुछ जानकारी इनका नहीं मिलता, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल द्वारा रचित पुस्तक प्राचीन छत्तीसगढ़ के अनुसार राजा लक्ष्मण साय के पश्चात कुल 5 शासक और होते हैं, या बोल सकते हैं कल्याण साय के बाद कुल 6 शासक होते हैं। कौन कौन से शासक हैं? तो सबसे पहले होते हैं आपके लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बाद आते हैं शंकर साय, जिनका शासनकाल 1596 से लेकर 1622 ईस्वी रहता है। त्रिभुवन साय के बाद आते हैं, शंकर साय के बाद आते हैं त्रिभुवन साय, जिनका शासनकाल रहता है 1622 से लेकर 1632 ईस्वी। त्रिभुवन साय के बाद अगले जो शासक हमारे बनेंगे वो हैं जगमोहन साय, जिनका शासनकाल 1635 से लेकर 1649 ईस्वी। जगमोहन साय के बाद अगले शासक बनते हैं अदली साय, जिनका शासनकाल रहता है 1649 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी। अगले शासक बनते हैं हमारे रणजीत साय, जिनका शासनकाल रहता है 1675 से लेकर 1685 ईस्वी। अब देखिए, जो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं रणजीत साय तक, रणजीत साय के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इनके कुल 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? 4 पुत्र। तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में लिख लेता हूं। रणजीत साय के याद रखिएगा कुल 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रहता है तखत सिंह, दूसरे पुत्र का नाम रहता है बखत सिंह, तीसरे पुत्र का नाम रहता है सिरदार सिंह, और अंतिम पुत्र का रहता है नाम रघुनाथ सिंह। अभी ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे और डिटेल में। तखत सिंह के पुत्र का नाम याद रखिएगा राज सिंह होता है। राज सिंह के जो पुत्र होते हैं उनका नाम रहता है विश्वनाथ सिंह। और ये जो स्टोरी है मैं अगली क्लास में इसको डिटेल में और जाऊंगा। तो रणजीत साय के बाद शासक कौन बनेंगे? कलर 1 मिनट चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। रणजीत साय के बाद शासक बनेंगे तखत सिंह, तखत सिंह के बाद शासक बनेंगे राज सिंह। विश्वनाथ सिंह शासक नहीं बनते, राज सिंह और ये भी खत्म हो जाते हैं बखत सिंह। तो राज सिंह के बाद शासक बनेंगे सिरदार सिंह, इनका कोई पुत्र नहीं रहता। तो इसके बाद शासक बनेंगे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह की एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। और ये स्टोरी कैसे चलता है, एक दूसरे को कैसे लिंक करना है, मैं अगली क्लास में उसको बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बारे में जाना, कौन कौन से शासक? तो प्रताप मल्ल,
अंधकार युग के 9 शासक कौन कौन से? जय सिंह, धर्म सिंह, जगन्नाथ सिंह, वीर सिंह, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। इसके बाद भारेंद्र साय और कल्याण साय। उसके बाद जो 6 शासक हैं कौन कौन से? लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय और रणजीत साय। रणजीत साय के बाद तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्रीवियस करके देख लीजिएगा, थोड़ा पीछे करके फिर से समझिएगा। जो चीजें बताया हूं वही फैक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इसके पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम लोग मोहन सिंह तक कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी को समाप्त करेंगे। ठीक है, जो शासकों का क्रम है। आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।